हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश जिसे आप दास वंश भी कहते हैं और इसी को मामलुक वंश कहते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सभी वंशों के बारे में बहुत संक्षेप में बताया था। दिल्ली सल्तनत के जो भी वंश हैं, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो या फिर लोधी वंश, मैंने संक्षेप में सभी शासकों के बारे में बता दिया था। तो वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिए। और आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गुलाम वंश की। ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़, एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं और यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कुछ टॉपिक्स एंशिएंट हिस्ट्री के बचे हुए हैं जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। सवाल कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश या मामलुक वंश। ठीक है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। कब से कब तक? गुलाम वंश का शासनकाल रहता है 1206 से लेकर 90 ईस्वी तक। लगभग 84 वर्ष तक शासनकाल रहता है। भारतीय इतिहास में इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश का काल कहते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब तुर्की मूल के शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की नींव रखी। ठीक है। तो ये वही समय था जब तुर्कों ने भारत में इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी। 1206 से 90 ईस्वी तक, लगभग 84 वर्ष तक इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और दिल्ली के सुदृढ़ीकरण में अहम भूमिका निभाई। ये जो फॉन्ट है इसका, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं पढ़ के इसको आपको बता दिया करूँगा। ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखा है। गुलाम वंश 3 उपवंशों का संयुक्त शासन। अब ये क्या लिखा हुआ इसको समझिए। देखिए, गुलाम वंश 3 छोटे छोटे वंशों का सम्मिलित रूप था। यानी गुलाम वंश को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें 3 छोटे छोटे राजवंश थे। कौन कौन से थे अभी हम लोग देखते हैं। 1206 से 90 ईस्वी तक 84 वर्षों में गुलाम वंश के अंतर्गत 3 अलग अलग राजवंशों के 9 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो अगर कोई पूछे गुलाम वंश में कितने शासक थे टोटल, तो 9 शासक थे। ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है गुलाम वंश में कितने शासक थे। 9 शासक थे। गुलाम वंश कितने छोटे छोटे राजवंशों से मिलकर बना है? तो 3। और वो कौन कौन से थे? सबसे पहले था कुतबी वंश, फिर शमसी वंश, फिर बलबनी वंश। कुतबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, ये 3 राजवंश मिलकर गुलाम वंश बनाते हैं। अब कुतबी वंश की बात करते हैं। तो जो कुतबी वंश है, इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1211 ईस्वी तक था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतबी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और 1206 से लेकर 1211 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला यह प्रथम राजवंश था जिसने भारत में तुर्की शासन की शुरुआत की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गुलाम वंश 3 छोटे छोटे वंशों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला कुतबी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की। कब? 1206 में। और ये प्रथम राजवंश था जिसने तुर्की शासन की शुरुआत की। फिर दूसरा वंश आता है शमसी वंश। इसी में शमसी वंश है और ये 1211 से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन करता है। शमसी वंश
प्रमुख शासक कौन कौन थे? इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, ये शमसी वंश से संबंधित है। हालांकि इनको भी गुलाम वंश का ही शासक कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई आपसे डीपली पूछता है कि गुलाम वंश में ये किस वंश से संबंधित है, तो गुलाम वंश में शमसी वंश से संबंधित है। लंबे समय तक शासन करने वाला यह वंश सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का प्रतीक था। फिर इसके बाद आता है बलबनी वंश 1266 से लेकर 1290 तक, और ये जो है इसका नेतृत्व कौन करता है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन था। इस वंश ने सल्तनत को मजबूती प्रदान की और राजतंत्र की गरिमा स्थापित की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, बुकों में इतना जल्दी मिलता नहीं है। कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, ये तीनों आपको याद रखना है। तीनों वंश किससे संबंधित है? गुलाम वंश से। इन तीनों वंशों के संस्थापक बचपन में गुलाम थे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये तीनों वंश जो हैं इनके संस्थापक गुलाम थे। चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें या इल्तुतमिश की बात करें या बलबन की बात करें, ये तीनों बचपन में क्या थे? गुलाम थे। किंतु सुल्तान बनने से पूर्व वे दास्ता से मुक्त हो गए, यानी गुलामी से मुक्त हो चुके थे। इसलिए कुछ इतिहासकार इन्हें गुलाम वंश कहने को अनुचित मानते हैं और मामलूक वंश अधिक उपयुक्त समझते हैं। मामलूक का मतलब होता है जो बाद में अपनी दास्ता से मुक्त हो गए हों, और जबकि गुलाम जो होता है वो परमानेंट गुलाम होता है। तो कुछ इतिहासकार इसको गुलाम वंश ना कह के मामलूक वंश कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो शासक थे, चाहे बलबन हो, इल्तुतमिश हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये सब शासक बनने से पहले अपनी गुलामी से मुक्त हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे। इसलिए इनको गुलाम वंश ना कह करके मामलूक वंश कहते हैं। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभिक जीवन और उत्थान। तो दास्ता से सल्तनत तक का सफ़र मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप लिख लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में एक तुर्क परिवार में हुआ था। तुर्किस्तान में हुआ था, मध्य एशिया में। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। फिर आगे देखते हैं। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलूक की संज्ञा दी है। जो इतिहासकार हबीबुल्लाह है वो गुलाम वंश को क्या कहते हैं? मामलूक वंश कहते हैं। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास। मामलूक का क्या अर्थ है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास। यह शब्द उन दासों के लिए प्रयुक्त होता था जो जन्म से दास नहीं थे, बल्कि परिस्थितिवश दासता में आए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से दास नहीं होते हैं, यानी कि जिनके माता पिता दास नहीं थे, लेकिन बेटा जो है किसी कारण से दास हो गया, तो ऐसे दास को गुलाम या दास नहीं कहते हैं, बल्कि मामलूक कहना ज़्यादा ठीक समझते हैं। फिर दो स्वामियों की सेवा। अब कौन कौन से दो स्वामी थे? देखिए, प्रथम स्वामी कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के? निशापुर। निशापुर कहाँ है? ईरान में है, फारस में। वहाँ के एक काजी थे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोकी। इन्होंने ऐबक को दास के रूप में खरीदा और उन्हें शिक्षा प्रदान की। तो ऐबक को दास के रूप में किसने खरीदा था? निशापुर। निशापुर कहाँ है? फारस, ईरान में है। वहाँ के एक काजी थे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोकी। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा और उनको शिक्षा प्रदान की। द्वितीय स्वामी कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के? जब काजी की मृत्यु हो गई, फ़खरुद्दीन की मृत्यु हो गई, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने गजनी में, गजनी अफ़गानिस्तान का एक प्रांत है, मैंने आपको बताया था, ऐबक को ख़रीदा। ठीक है,
तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को फ़खरुद्दीन ने ख़रीदा। जब फ़खरुद्दीन की मृत्यु हो गई तब मोहम्मद गौरी ने ऐबक को ख़रीदा। कहाँ से? गजनी से ख़रीदा और उन्हें अमीर आखूर का महत्वपूर्ण पद दिया। तो ये जो मोहम्मद गौरी है इसने ऐबक को ख़रीदा और इसे अमीर आखूर बना दिया, यानी असुसाला का अध्यक्ष। ये कई बार पूछा गया है कि अमीर आखूर क्या होता है। तो ये असुसाला का यानी घोड़े का अध्यक्ष, घोड़सवार या घोड़े की रखवाली करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो घोड़े से संबंधित चीज़ों पर अधिकार रखता है, उसे ही अमीर आखूर कहते हैं। असुसाला का प्रमुख या अध्यक्ष होता था। गौरी के प्रतिनिधि से स्वतंत्र शासक था। तो मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक पहले, क्योंकि इसी ने उसको गजनी से ख़रीदा था। 1192 ईस्वी में जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और इसके बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है तो पराजित करने के बाद भारतीय क्षेत्रों को जीत लेता है और भारतीय क्षेत्रों का शासक किसे बना देता है? ऐबक को बना देता है और गौरी फिर से वापस लौट जाता है। 25 जून 1206 ईस्वी की घटना है। इस दिन क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता ग्रहण करता है। चूँकि पहले तो ये मोहम्मद गौरी का अधिकार करता था उसके क्षेत्रों पर, लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई उसके बाद लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर ऐबक ने सत्ता संभाली। हालांकि इसके पहले, सत्ता संभालने से पहले, ये क्या था? गौरी का प्रतिनिधि था, यानी उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और 14 वर्षों तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय क्षेत्रों पर शासन किया। 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति। गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्त किया और एक छत्र भेजकर सुल्तान की मान्यता प्रदान की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त हो जाता है। फिर आगे बात करें तो ऐबक की सैन्य उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अजमेर, कन्नौज और कालिंजर जैसे महत्वपूर्ण किलों को जीता। ऐबक ने किन किन किलों को जीता? अजमेर को जीता, कन्नौज को जीता, कालिंजर को जीता। बुंदेलखंड के शक्तिशाली शासक परमर्दी देव को पराजित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये एक थी। तो ऐबक ने किसको पराजित किया था? बुंदेलखंड के शासक परमर्दी देव को। इन विजयों ने भारत में तुर्की शासन को मजबूत आधार प्रदान किया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक इल्तुतमिश ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो तुर्की राज्य का संस्थापक भारत में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह दिल्ली सल्तनत का वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था जिसने यहाँ स्थायी शासन की नींव रखी। यद्यपि उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ये कई बार पूछा गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो दिल्ली को ना बना करके लाहौर को बनाया। ठीक है, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और वहीं से शासन करता है। एक विशिष्ट शासन शैली। ऐबक ने पारंपरिक तरीके से सत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। तो ये पता होना चाहिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये दिल्ली पर शासन तो करता है लाहौर से, लाहौर को राजधानी बनाता है और शासन करता है दिल्ली, अजमेर, कन्नौज बहुत सारे शहरों पर, लेकिन
ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बल्कि इसने किसकी उपाधि धारण की थी? मलिक और सिपह सालार की उपाधि इसने धारण की थी, मलिक और सिपह सालार। ठीक है। दास्ता से मुक्ति एक ऐतिहासिक क्षण। अब मैंने आपको बताया ही, उसी को थोड़ा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। 1208 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब गजनी के शासक गियासुद्दीन महमूद ने औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की मान्यता प्रदान की और उन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से किसने मुक्त किया? गियासुद्दीन महमूद ने। और ये कौन था? ये गजनी का शासक था। गजनी कहाँ था? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान के गजनी प्रांत का शासक था गियासुद्दीन महमूद, और उसने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया और सुल्तान की उपाधि भी प्रदान की। हालांकि सुल्तान की उपाधि ऐबक ग्रहण नहीं करता है, वो केवल और केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करता है। फिर प्रतीकात्मक उपहार भी भिजवाता है। गियासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। छत्र एक छतरी टाइप का होता है, उपहार भेजा। इस्लामी परंपरा में छत्र राजसी सम्मान और स्वतंत्र शासन का प्रतीक होता है। अब हसन निजामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस महत्वपूर्ण दास मुक्ति पत्र को लाने का गौरव प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी को प्राप्त है। ये जो दास मुक्ति पत्र लाया था, जैसे जब आपको जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है, ऐसे ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक आज़ाद हुआ, दास से मुक्त हुआ, तो उसके पास एक पत्र आया। गियासुद्दीन महमूद ने वो पत्र भेजा था, दास मुक्ति पत्र। और किसके माध्यम से भिजवाया था? हसन निजामी के माध्यम से। तो हसन निजामी एक विद्वान थे। बाद में इन्होंने एक ताजुल मासिर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। ये भी कई बार पूछा गया है। ताजुल मासिर नामक ग्रंथ किसने लिखा? हसन निजामी ने। यह मुक्ति केवल कागजी नहीं थी, इसने ऐबक को पूर्ण राजनीतिक और धार्मिक वैधता प्रदान की। अब वे न केवल वास्तविक रूप से बल्कि कानूनी रूप से भी स्वतंत्र शासक बन गए थे। यह घटना दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लाख बख्श उदारता और दया दानशीलता का प्रतीक। तो आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, पील बख्श भी कहते हैं और कुरान खां भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। ऐबक की असाधारण उदारता के लिए उन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दाता कहा जाता है, जो लाखों का दान करता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये बहुत दान करता था, उदारता दिखाता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं, यानी लाखों का दान करने वाला। विद्वानों, धर्मगुरुओं और ज़रूरतमंद लोगों को उदारता से बहुत चीज़ें दान कर देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। तो ये पहला हो गया। दूसरा है पील बख्श। हाथियों का दान देने के कारण इसको पील बख्श कहा गया है। पील का मतलब हाथी, ठीक है। तो ये हाथियों का भी दान करता था। उस समय हाथी अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी और केवल राजा महाराजा ही इनका दान कर सकते थे, तो इसको पील बख्श भी कहा गया। फिर इसको कुरान खां भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया है? कुरान खां। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता था। मतलब इसको कुरान की सारी लाइनें याद थीं और बहुत अच्छे से उसका पठन पाठन करता था। जैसे बहुत लोग रामायण और महाभारत के श्लोक को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां कहते हैं। इसको पूरी कुरान याद थी। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज सिराज एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मिनहाज सिराज, इन्होंने ऐबक की तुलना प्राचीन अरब के महान दानवीर हातिम ताई से करते हुए
इन्हें हातिम द्वितीय की उपाधि दी है। यह उच्चतम सम्मान था जो किसी शासक को उनकी उदारता के लिए दिया जा सकता था। तो ये भी कई बार पूछा गया, हातिम द्वितीय किसको कहा गया है या हातिम ताई किसको कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। हातिम ताई, हातिम द्वितीय, और ये किसने कहा है? मिन्हाज उस सिराज ने कहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुआयामी व्यक्तित्व। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल एक सैन्य नेता नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व अनेक गुणों से सुसज्जित था। वे कुशल प्रशासक, उदार दानदाता, कला प्रेमी और धर्मपरायण थे। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं ने उन्हें अपने समय का अनुकरणीय शासक बनाया। अब शॉर्टकट में समझते हैं थोड़ा सा। निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव डाली थी, तो ये भी याद रखिए। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो ये भी बनवाया था ऐबक ने। महान दानदाता था, मैंने बताया, लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि धारण करता था। और कुरान खा भी इसको कहा जाता था, क्योंकि ये कुरान का पठन पाठन अच्छे से करता था। न्यायप्रिय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब न्याय इसको पसंद था, दान अधिक देता था। विनम्र व्यक्तित्व था इसका, ठीक है। और कुशल सेना नायक था, यानी ये सेना का संचालन खुद करता था, खुद सेनापति था, सिपह सालार था, मलिक था। कालिंजर, अजमेर और कन्नौज जैसे दुर्गों को जीता था इसने। आगे अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। साहित्यिक संरक्षण और बौद्धिक विरासत, मतलब ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, उनको संरक्षण देता था। तो इसको भी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल योद्धा ही नहीं था, बल्कि कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनकी रचनाओं को प्रोत्साहित किया। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं और छोटे फॉन्ट में लिखी हुई हैं, शायद आपको सही से दिख ना रहा हो, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन सकते हैं। हसन निजामी, हसन निजामी की बात करें तो ये दरबारी कवि थे, इतिहासकार थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर के लेखक थे, और गौरी और ऐबक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत ताजुल मासिर है। तो ताजुल मासिर किसने लिखा? हसन निजामी ने। फिर फ़क्र मुदब्बिर की बात करते हैं। फ़क्र मुदब्बिर, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अदब उल हर्ब, जिसको कहते हैं युद्ध की शिष्टता। अदब उल हर्ब के रचयिता कौन है? फ़क्र मुदब्बिर। और ये जो है सैन्य रणनीति और शासन कला पर केंद्रित था। भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। फ़क्र मुदब्बिर को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक। और इनकी पुस्तक का नाम है अदब उल हर्ब। अब देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नींव और प्रेरणा, तो देखिए दिल्ली में ये जो कुतुब मीनार बना है, इसकी नींव किसने रखवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। किसकी याद में? एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी संत थे, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में संत होते हैं, महात्मा होते हैं, साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, ऐसे मुस्लिमों में भी सूफी संत होते हैं। तो एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी स्मृति में, यानी उनकी याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये नींव हो गया। निर्माण की का पूर्णता, यानी ये निर्माण इसका कब पूर्ण हुआ? तो ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसका कार्य उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया। आगे हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया।
कुतुब मीनार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धार्मिक। कुतुब मीनार का प्रारंभिक उद्देश्य था धार्मिक। इसका प्रयोग नमाज पढ़ने के लिए किया जाता था, यानी अजान। अजान मतलब अल्लाह अकबर, जो नमाज पढ़ा जाता है उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसकी ऊंचाई से पूरे क्षेत्र में अजान की आवाज़ सुनाई देती थी और इसमें भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश एक रणनीतिक गठबंधन। अब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से कैसे मिला और इन दोनों में क्या संबंध था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहिनवाड़ का युद्ध लड़ा। अहिनवाड़ गुजरात में है, एक स्थान का नाम है। तो 1197 में अहिनवाड़ के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जो भविष्य की घटनाओं को आकार देगा। ऐबक ने इल्तुतमिश को सर जानदार की उपाधि दी थी, यानी सर जानदार का मतलब होता है अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बॉडीगार्ड होता था, अंगरक्षक होता था, यानी अंग शरीर की रक्षा करने वाला, उसको सर जानदार कहा जाता था। तो इल्तुतमिश को क्या बना? सबसे पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सर जानदार बनता है, फिर अमीर शिकार बनता है, यानी शिकार विभाग का प्रमुख। 2 पद इसको मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको 2 पद देता है। पहले इसको देता है सर जानदार का पद, यानी अंगरक्षक का पद, फिर अमीर शिकार का पद देता है। फिर पारिवारिक संबंध क्या था? अपने विश्वास को मजबूत करते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से कर देता है, यानी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था, गुलाम भी था और दामाद भी था। यह वैवाहिक गठबंधन राजनीतिक स्थिरता और उत्तराधिकार की योजना का हिस्सा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दास था और दामाद था। शहरी विकास और वास्तुकला की उपलब्धियाँ। तो दिल्ली का प्रथम शहर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट एक नया शहर बसाया। तो किला राय पिथौरा के पास में एक नया नगर बसाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। ठीक है, यह ऐतिहासिक महत्व का क्षण था क्योंकि यह मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के 7 प्रसिद्ध शहरों में प्रथम था। हम लोग 7 शहर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के दौरान जो दिल्ली में निर्मित हुए थे। जैसे एक तो यहाँ आपको मिल गया किला राय पिथौरा। ठीक है, किला राय पिथौरा एक मिल गया, जिसको किसने बसाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह कोटला, तो वो भी एक नगर होगा। ऐसे ही और कई नगर पढ़ेंगे, जैसे तुगलकाबाद पढ़ेंगे। तो 7 शहर पढ़ेंगे दिल्ली में। तो पहला मिल गया किला राय पिथौरा, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। इस शहर ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। फिर बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े की। तो अजमेर के निकट ऐबक ने चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था, ध्यान से समझ लीजिए। तो ये एक मस्जिद के रूप में बनाया गया था। और पहले क्या था? पहले ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। कहा जाता है चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश के संस्थापक थे, चौहान वंश के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने सबसे पहले एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। उसी संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इस इमारत की विशेषता क्या है कि इस पर संस्कृत नाटक हरिकेल के कुछ अंश अभी भी लिखे हैं। एक संस्कृत नाटक है हरिकेल, उसके अंश यानी उसके अक्षर, उसका हिस्सा कुछ इस पर लिखा हुआ पाया गया है,
जिससे ये माना जाता है कि ये पहले एक हिंदू मंदिर था। ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जो जो लिखा हुआ है थोड़ा सा छोटा है, उसको आप थोड़ा मैनेज कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कौन था? देखिए, एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो सूफी संत थे, जिसके स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। और ये जो है ये बख्तियार खिलजी है, इसको कहते हैं इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और इसने पूर्वी भारत में विस्तार किया था, यानी बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार का खिलजी भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भी इसी ने किया था। और ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों को जला डाला। यह विश्व इतिहास में ज्ञान की सबसे बड़ी क्षति थी। बंगाल पर विजय प्राप्त किया इसने। उस समय बंगाल में सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और राजधानी उसकी नादिया थी। बख्तियार खिलजी ने अचानक हमला किया और नादिया को जीत लिया। तो बंगाल में उस समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? सेन वंश का शासन था और शासक था उसमें लक्ष्मण सेन। राजधानी थी नादिया। तो नादिया पर आक्रमण करके बख्तियार खिलजी ने जीत लिया। लखनऊती की स्थापना की। विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया और बंगाल में मुस्लिम शासन की नींव रखी। हालांकि बख्तियार खिलजी की सफलता लंबे समय तक नहीं रही। उसके एक सेनापति अली मर्दान खां ने उसकी हत्या कर दी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? उसका एक सेनापति था अली मर्दान खां। ठीक है। ये जो बख्तियार खिलजी था, जब इसने बंगाल को जीता तो वहीं पे शासन करने लगा, लेकिन इसका एक सेनापति था अली मर्दान खां, उसने उसकी हत्या कर दी। और इस घटना के बाद ऐबक ने कैमाज रूमी को बंगाल भेजा, जिसने अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बनाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बना लिया। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, मोहम्मद गौरी जो था उसके 3 गुलाम थे, 3 दास थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा था कुबाचा और तीसरा था यलदौज। 3 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। तो जब मोहम्मद गौरी ने अपने क्षेत्रों का बंटवारा किया तो जो भारतीय प्रदेश थे, यानी भारत के जो प्रदेश थे, उसका शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। और जो गजनी वाला प्रांत था, अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था, वहाँ का शासक किसे बनाया? यलदौज को। और पाकिस्तान का जो मुल्तान और लाहौर का क्षेत्र है, वहाँ का शासक बना दिया कुबाचा को। यानी मोहम्मद गौरी ने अपने तीनों सेनापतियों में, अपने तीनों गुलामों में क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया। अब जो था, इन तीनों में टकराव होना था। तीनों एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतना चाहते थे। यानी कुबाचा जो है वो चाहता था कि हम यलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा के जीत लें। ऐसे ही यलदौज भी चाहता था। तो इन षड्यंत्रों से या इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति का सहारा लिया। उसने लड़ाई नहीं किया इन लोग से, बल्कि वैवाहिक संबंध बना लिए, जिससे शत्रुता कम हो जाए। अब इसके लिए क्या किया? सबसे पहले इसने गजनी से संबंध बनाया। और इसके लिए क्या किया? इसने गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज की जो पुत्री थी उससे अपना विवाह कर लिया। ठीक है। सबसे पहले क्या किया? ताजुद्दीन जो यलदौज था, गजनी का शासक, उसकी पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह कर लिया और उसको अपना ससुर बना लिया। ठीक है। फिर दूसरा, यानी यलदौज जो था उससे गठबंधन कर लिया। अब उसकी तरफ से डर नहीं रहेगा आक्रमण का। अब दूसरा सिंध का शासक था। सिंध यानी
लाहौर और मुल्तान का शासक कुबाचा था। तो अब इससे क्या किया इसने, ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। कुबाचा जो था सिंध का शासक, इससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। ठीक है। और कुबाचा और यल्दौज ये भी गौरी के ही गुलाम थे। जैसे ऐबक गुलाम था, ऐसे ये भी दोनों गुलाम थे। ऐबक की राजनीतिक दूरदर्शिता, इन वैवाहिक संबंधों ने ऐबक की स्थिति को मजबूत किया और क्षेत्रीय शक्तियों की भी संतुलन बनाया। ठीक है। तो ये जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो ऐबक को किसी से डर रह ही नहीं गया आक्रमण का, क्योंकि अब तो संबंधी हो गए सब, जीजा साला ससुर बन गए सब। यल्दौज और कुबाचा दोनों ही मोहम्मद गौरी के पूर्व गुलाम थे, लेकिन अभी वे स्वतंत्र शासक बन चुके थे। इन वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से ऐबक ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और संभावित प्रतिद्वंदियों को कम सहयोगी बना लिया। यानी जो इसके प्रतिद्वंदी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो अब इसके सहयोगी बन गए। अब ऐबक की कुछ महान उपलब्धियों को देखते हैं हम लोग। गजनी से स्वतंत्रता, ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया। यानी गजनी बार बार क्या कह रहा था, गजनी का जो शासक ताजुद्दीन यल्दौज था, वो बार बार दिल्ली पर अपनी अधीनता स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार कह रहा था दिल्ली हमारे अधीन है, मैं ही असली शासक हूँ। वहीं गजनी से बैठकर ये जो यल्दौज था गजनी से शासन कर रहा था और वहीं से ये ऑर्डर सुनाता था कि हमारी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से क्या किया, गजनी से रिश्ता तोड़ लिया, मतलब संबंध विच्छेद कर लिया। गजनी अलग हो गया भारत से, अब वो इस पर दावा नहीं करता था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बहुत बड़ी सफलता थी कि उसने गजनी से पीछा छुड़ा लिया। फिर वजीर पद की स्थापना, वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल से ही प्रारंभ हुआ। वह प्रशासनिक सुधार भारतीय मुस्लिम शासन में एक महत्वपूर्ण नवाचार था। प्रथम वजीर फ़क्र मुदब्बिर ऐबक का प्रथम वजीर था। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का पद किसने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सबसे पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया, फ़क्र मुदब्बिर। ये पहला वजीर था। भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, मैंने आपको बताया ही। इन उपलब्धियों ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत नींव प्रदान की और भारतीय उपमहाद्वीप में नए राजनीतिक युग की शुरुआत की। ऐबक ने न केवल सैन्य विजय हासिल की बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की भी स्थापना की और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना। ऐबक की मृत्यु और उत्तराधिकार संकट, 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई लाहौर में चौगान खेलते समय। चौगान क्या था, एक पोलो जैसे होता है ना, वैसे ही एक खेल था। जैसे आज पोलो है, पोलो आपने देखा होगा, हर एक घास के मैदान में बड़े बड़े फील्डों में पोलो खेलते हैं। एक छड़ी होती है और एक पोलो, आप समझ ही सकते हैं कैसे होता है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, बट पोलो जैसा ही एक खेल होता था, घोड़े से खेला जाता था, उसको चौगान बोलते थे। तो घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है। और अब जब अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसको लाहौर में दफना दिया गया। ये भी कई बार पूछा गया कहाँ पे दफनाया गया, लाहौर में। और जो सिंहासन था वो खाली हो गया। अब शासक किसको बना दिया गया, आराम शाह को। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शासक बनता है। ये 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग 6-7 महीने का शासनकाल रहता है आराम शाह का। अब आराम शाह कौन था, इसको लेकर विवाद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक पुत्र था, जबकि कई इतिहासकार मानते हैं कि उसका भाई था। ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिसंबर 1210 में शासक बना। हालांकि वह एक कमज़ोर शासक साबित हुआ और केवल 8 माह तक ही शासन कर सका। ठीक है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आता है।
जून 1211 में जूद के मैदान में जुड की लड़ाई हुई, इसको जूद का मैदान कहते हैं। इसमें जो है इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया और इस विजय के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का नया सुल्तान बना और नए युग की शुरुआत की। डॉक्टर अर्नोल्ड ने यह मत प्रकट किया कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। यह विवाद इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा का विषय है। क्या इल्तुतमिश वैध उत्तराधिकारी था या उसने बलपूर्वक सत्ता हासिल की? मतलब इतिहासकार इस पर विवाद करते हैं कि क्या इल्तुतमिश ने शासन सत्ता छीन ली थी या फिर वो वास्तव में उसका उत्तराधिकारी था। ऐबक की विरासत अब यहाँ देख लेते हैं, ये लास्ट पेज है और फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी ऐबक के बारे में पूरा आपने पढ़ लिया। 1206 में सल्तनत की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है, 4 वर्षों तक शासन करता है और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, लाहौर में। वहीं पे उसको दफना दिया जाता है। एक गुलाम से सुल्तान तक की यात्रा करता है। पहले गुलाम था, ठीक है, फखरुद्दीन ने इसको खरीदा, फिर मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा, फिर मोहम्मद गौरी के अधीन ये काम करता रहा और धीरे धीरे सुल्तान बन गया। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि भाई ये ना केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि प्रशासनिक कुशलता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। और इसकी उपलब्धियां क्या थी, बड़ी बड़ी उपलब्धियां अगर कोई कहे तो इसने गजनी से दिल्ली को स्वतंत्र करा लिया, यानी गजनी को अलग कर दिया और दिल्ली को अलग कर दिया। दिल्ली में नए शहर की स्थापना की, कुतुब मीनार की नींव रखी, साहित्य और कला का संरक्षण, प्रशासनिक सुधार किया, जैसे वजीर पद की स्थापना की, रणनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। ठीक है, तो ऐबक की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित नींव पर दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ती रही। इल्तुतमिश के नेतृत्व में यह सल्तनत और मजबूत हुई, जिससे साबित हुआ कि ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी का चयन सही किया था। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आज आप लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। इसका जो लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।